हेलो फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विदित नारायण बधौलिया फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सिविक्स का एक चैप्टर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका अभी पहला पार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी की है। ये पूरा चैप्टर पावर शेयरिंग को लेकर है। क्या होती है पावर शेयरिंग, कैसे काम करती है, अच्छी होती है, बुरी होती है। हमने दो केस स्टडीज इसमें देखी हुई हैं। एक हमने क्या लिया है, बेल्जियम, और दूसरा श्रीलंका। हमने देखा है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग बेल्जियम में हुई और किस तरीके से पावर शेयरिंग श्रीलंका में हुई, और दोनों में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी। बेल्जियम जो कि आज इतनी डेवलप कंट्री है, कारण यही रहा है कि वहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई है। हर व्यक्ति का, हर कम्युनिटी का वहाँ ख्याल रखा गया। जबकि श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट होगा, जो कि लगभग 2009 के आसपास खत्म हुए, और वहाँ पर एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को परेशान करके रखा था। जो मेजोरिटी में थे उन्होंने माइनॉरिटीज़ को दबा लिया था। कौन थे? सिन्हालास और तमिलियंस को उन्होंने परेशान किया, जिस कारण से वहाँ पर सिविल वॉर हुए, लोगों को मारा गया, लोग रिफ्यूजी हो गए, उनको देश से निकाल दिया गया। तो ये सब हमने अभी देखा था लास्ट में, और देखा था हमने कि बेल्जियम मॉडल के क्या रिजल्ट रहे। अब हम साथ में क्या करेंगे, हम दोनों का एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में दोनों की एक साथ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बेल्जियम एंड श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें एक सी थी और क्या क्या चीज़ें अलग अलग थी। उस पे हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये यहाँ पे मैंने मैप बनाए हुए हैं और इसके आप फ्लैग से भी रिलेट कर सकते हैं कि इसमें श्रीलंका का फ्लैग बना हुआ है, उसमें बेल्जियम का बना हुआ है। सिमिलरिटीज़ क्या थी? बोथ आर डेमोक्रेसीज। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेसीज थी। डेमोक्रेसीज क्या होती हैं? डेमोक्रेसीज में कोई एक राजा नहीं होता, जिसमें पावर बटी हुई रहती है और सभी लोग पावर को शेयर करके अपने देश को चलाते हैं। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसीज। और डेमोक्रेटिक स्टेट जिसको बोलते हैं, जिसमें जनता ही के लोग ही जनता के लिए शासन करते हैं। जनता अपने लिए रूल बनाती है, किसी एक को चुन के भेजती है ताकि वो उनके लिए उनकी नीतियाँ बना सके। तो इनमें सिमिलरिटीज़ क्या थी? इनमें सिमिलरिटीज़ थी कि ये बोथ आर डेमोक्रेसीज थी, कि दोनों ही डेमोक्रेसीज थी, लेकिन दोनों में फिर भी विवाद हुए। डिफरेंसेस क्या थे? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एंड डिफरेंट। दोनों ही एक से होते हुए भी दोनों में पावर शेयरिंग का जो डिफरेंस था वो अलग अलग था। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे तरीके से बांटा हुआ था और श्रीलंका वाले वो मॉडल को फॉलो नहीं कर पाए, कारण रहा कि पीछे रह गए। व्हाट इज यूनिक अबाउट बेल्जियम? ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, आ सकता है कि व्हाट इज यूनिक अबाउट बेल्जियम मॉडल। क्या देखते हैं आप बेल्जियम मॉडल में, क्या नया था? लीडर्स हैव रियलाइज्ड that unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. बेल्जियम के नेताओं को की ये सोच थी, ये लगता था कि यदि सभी लोग या जो मेजॉरिटी वाले हैं या माइनॉरिटीज़ वाले हैं, सभी एक दूसरे की कम्युनिटीज़ की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को रखें, उनके पक्ष में भी नीतियाँ बनाई जाएं, तो देश बहुत अच्छे चल सकता है। और यही बेल्जियम मॉडल है। तो लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ कंट्री की जो यूनिटी है, कंट्री की जो अखंडता है, कंट्री अगर एक रह सकती है, कंट्री को अगर मजबूत होना है, इट इज पॉसिबल ओनली बाय द रिस्पेक्टिंग द फीलिंग इंटरेस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज। हमें दूसरी कम्युनिटीज का भी रिस्पेक्ट करना होगा, तभी कंट्री की यूनिटी बनी रहेगी। आपसे पूछा जाएगा कि बेल्जियम मॉडल की क्या खासियत है, व्हाट इज द यूनिक अबाउट बेल्जियम मॉडल, तो आप उसमें लिखेंगे कि वहाँ के लीडर्स जो थे उनको रियलाइज हुआ कि अगर देश में यूनिटी रखना है तो हमें सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना होगा, सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट वाज द ड्रॉबैक इज द सिस्टम फॉलोड बाय श्रीलंका। श्रीलंका में कोई सिस्टम फॉलो हुआ है, उससे उसमें ड्रॉबैक आए हैं, तो उस पर क्या क्या ड्रॉबैक थे? डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जैसे बेल्जियम में हर कम्युनिटी ने हर कम्युनिटी का रिस्पेक्ट किया, ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ। श्रीलंका में मेजॉरिटी वालों ने अपना डोमिनेंस बना लिया। मतलब एक तब अगर किसी देश में अगर 100 लोग रहते हैं और 80 लोग एक कम्युनिटी के हैं और 20 लोग एक कम्युनिटी के हैं, तो वो चाहेंगे कि हम जो नीतियाँ बनाएंगे हमारे पक्ष में रहें और इन लोगों को हम सप्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे। और यही श्रीलंका में हुआ। मेजॉरिटी वालों ने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कर लिया। यूनिवर्सिटी में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो पहले सिन्हालास को एडमिशन मिलेगा, जॉब अगर किसी को पहले मिलेगी तो सिन्हालास को मिलेगी, और तमिलियंस के संग वहाँ पर
बुरा बर्ताव होने लगा। सिन्हालास बाय रिफ्यूजिंग टू शेयर पावर, सिन्हालास ने, जो सिन्हाली लोग थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, उन्होंने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया। उनको लगा कि पावर अपनी पूरी अपने पास रहनी चाहिए। टू शेयर पावर विद तमिल रिजल्टिंग इन डिसयूनिटी, और इस कारण से क्या भाई, आप एक इंसान को कुछ भी नहीं देंगे और एक को सब कुछ देंगे तो उनमें डिसयूनिटी तो आ ही जाएगी। तो श्रीलंका और बेल्जियम में हम लोग साथ लेकर चले और स्टडी क्या की हमने, सिमिलैरिटीज हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, डिफरेंस है कि दोनों में पावर का अरेंजमेंट अलग तरीके से हुआ है। यूनिक बेल्जियम में ये है कि वहाँ के लीडर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें सारी कम्युनिटीज़ का ख्याल रखा गया, और ड्रॉबैक श्रीलंका का है कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें मेजॉरिटी का डोमिनेंस बना रहे। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। Why is power sharing desirable in our democracy? डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए आप इसको समझ लीजिए, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि जितना मैंने समझा दिया है इससे आप अपनी खुद का एक सोच डेवलप हो गई होगी कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। भाई पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सभी लोगों का शासन हो, कोई भी पीछे ना रह जाए, इसीलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में जरूरी है। पावर शेयरिंग के दो रीजन हैं किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में। पहला है प्रूडेंशियल रीजन। भाई किसी भी चीज़ के दो बड़े कारण होते हैं, दो मेजर कारण रीजन होते हैं। एक तो होता है भाई आप कोई काम कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि समझदारी तो इसी में है, और फिर ये कहते हैं कि ये सही भी है, समझदारी भी इसी में है और सही भी ये है। तो इसके भी दो कारण थे कि एक में था समझदारी का भरे कारण कौन कौन से थे वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या कारण होने ही चाहिए, मतलब नैतिक मोरल वैल्यूज जो होती है ना, आपने एक मोरल स्टडीज की किताब पढ़ी होगी कि एक इंसान के अंदर ये बातें होनी चाहिए, मोरलिटी के हिसाब से उसमें ये बातें अगर होंगी तो वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सिटीजन कहलाएगा। तो देख लेते हैं कि डिजायरेबल जो है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन के अंदर क्या क्या है। समझदारी भरा कारण है एक तो, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। आप किन्हीं सोशल दो ग्रुप्स में, दो कम्युनिटीज में उनके विवाद को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर पावर शेयर करते हैं। आप किसी एक कम्युनिटी को पूरा पावर देते हैं और एक को दे ही नहीं तो दिक्कत तो होगी। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में इसलिए डिजायरेबल है क्योंकि इसका पहला प्रूडेंशियल रीजन है कि इससे क्या होता है कि दो कम्युनिटीज के बीच विवाद नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, लड़ाई दंगे नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये क्या है भाई, पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? पॉलिटिकल ऑर्डर को इसलिए मिलती है कि जब कहीं पर पावर शेयरिंग होगी, भाई कहीं पर दो लोगों में पावर शेयरिंग होगी, बराबर का अधिकार होगा इन दोनों में, तो ये लोग ने इसको चुन के भेजा है। ठीक है, ये एक इनका लीडर है, ये एक इनका लीडर है, इन लोगों ने इनको चुन के भेजा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस लीडर ने इसके हक में तो नीतियां बनाई और इसके हक में नीति नहीं बनाई, तो क्या होगा, ये आंदोलन करेगा, लड़ाई लड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा और इसको यहां से हटा देगा कि भाई ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, हमने इसको वोट क्यों दिया था। तो इससे क्या आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इससे चली जाएगी। लेकिन यही व्यक्ति अगर दोनों के लिए समान नीतियां बनाए, दोनों को खुश रखे, तो ये दोनों इसको नहीं हटाएंगे और देश में बार बार ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी कि बार बार चुनाव करना पड़े, बार बार एनर्जी वेस्ट हो, लड़ाई दंगे हो, आंदोलन हो, देश का नाम खराब हो। तो पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। समझ में आया? हिंदी इंग्लिश दोनों में बात हो गई। बेटर आउटकम, ये तो तब लिखने वाली बात है, आप लिख सकते हैं कि बेटर आउटकम तो आएगी, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो समझदारी भरे 3 कारण थे जिससे डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किया गया। पहला कारण था कि हम दो कम्युनिटीज के बीच विवादों को रोक सकते हैं, और दूसरा बड़ा कारण है कि अपने देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आ सकते हैं। ये तो थे प्रूडेंशियल रीजन। ये मॉरल रीजन क्या होता है?
कुछ चीज़ों के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक वैल्यूज़ होती हैं जिनका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने कह दिया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी है क्या वो केवल बोलने के लिए है कि उसका पालन भी हो रहा है? मतलब केवल बोला ना जाए, उसकी जो फॉर्मेट है उस पर वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, किसी ने बोल दिया, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो ये इस बात का फॉलो भी करती है। हमारे यहाँ कोई एक इंसान के पास पावर नहीं है, पावर पूरी तरीके से बटी हुई है। सभी लोगों की नीतियों बनाते समय सभी लोगों का ख्याल रखा जाता है, भले वो गांव का हो, भले वो जंगल में रहता हो, भले वो शहर में रहता हो, वो मेट्रो सिटीज़ में रहता हो, सभी का सोचा जाता है, किसान का सोचा जाता है, बिजनेसमैन्स के लिए पॉलिसीज लाई जाती हैं। लेकिन अगर हम ये सब ना करें, किसानों का ख्याल ना रखें, शहर में रहने वालों का ना रखें, गांव में रहने वालों का ना रखें, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका ख्याल ना रखें और बस पॉलिसीज़ बनाते रहें और कहते रहें कि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री आप मॉरल वे में नहीं हैं। आप हैं, आप कह रहे हैं, आपने लिख दिया है कागज़ में ऑफिशियल, लेकिन आप हैं नहीं। तो किसी भी चीज़ को ऐसे नैतिकता के आधार पर देखना, नैतिकता इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शायद थोड़ा सा अलग शब्द भी रहता है, लेकिन नैतिकता बहुत ज़रूरी है। एक सिटीजन के लिए कुछ वैल्यूज़ होती हैं, एक अच्छे इंसान के लिए कुछ वैल्यूज़ होती हैं। कि कोई मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? बच्चे को छोटे से सिखाया जाता है कि अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं, चोरी नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, तो आप अच्छे इंसान हो। और आप कहते रहो कि हम अच्छे इंसान हैं और बाद में जाके आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं अलग से, किसी को पता नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है, तो आप दूसरों से तो कह रहे हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये आपको मालूम है कि मैंने ये काम गलत किए हैं, मतलब मैंने नैतिकता को छोड़ दिया है। मॉरल वैल्यूज़ क्या है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए? मॉरल रीज़न क्या है? इट इज़ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आ गई है बात मॉरल रीज़न की। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है क्योंकि पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? सबको समान अधिकार, सभी के पास पावर, सबको अपना नेता चुनने का अधिकार, सबके लिए जो नेता चुन गए हैं वो उनके लिए काम करें, वो नेता अपनी पावर बांट के छोटे कुछ लोकल गवर्नमेंट पे काम करें, इसी को तो कहते हैं पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप लाइन लिख देंगे। पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्न। पावर शेयरिंग से क्या होता है कि पीपल्स को ये पीपल्स बताते हैं कि हमको किस तरीके से गवर्न करे सरकार, हमारे लिए नीतियाँ किस तरह की बना रही है और किस तरह की बनानी चाहिए। पीपल्स को ये पूरा अधिकार है कि वो कंसल्ट करती है अपनी नीतियों के बारे में। सरकार ऐसे पैनल बनाती है, सरकार उनसे पूछती है कि हर ग्रुप से कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, और इसके बाद उसके लिए उन नीतियों को लाती है, ऐसे कानूनों को लाती है ताकि समाज में एक समानता आ सके। ठीक है, तो पीपल हैव टू राइट बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न, हम लोग को कैसे आप गवर्न कर रहे हो इसको हमें राइट है जानने का। पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। भाई कोई भी चीज़ मॉरल में पढ़ेंगे तो वैल्यूएबल ही होती है, मतलब उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, ये हम लोग आपको अच्छे से बता दिया है, एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why in democracy should political power be distributed? Why in a democracy? डेमोक्रेसी में क्यों should political power be distributed? पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इतनी देर से मैं यही तो बता रहा हूँ, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर को बांटना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक व्यक्ति ही निरंकुश ना हो जाए, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरे पास तो सारा पावर है, मैं कुछ भी नियम बना सकता हूँ, अपनी कम्युनिटी के लोगों के संग अच्छा कर सकता हूँ, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सप्रेस कर सकता हूँ। इन सब से निजात पाने के लिए, इन सब से छुटकारा पाने के लिए किसी भी डेमोक्रेसी में पावर को अलग अलग लेवल पर बांटा गया है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर। पीपल्स ही तो हैं, जितना भी पावर है उनका सोर्स तो पीपल ही है ना। हम लोग ही तो जाते हैं, नेता होते हैं या और भी आगे जाके प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, आपके जुडिशरी है, उसमें कोई अलग से तो किसी देश से चुन के आता नहीं है, या जो इंसान नहीं होता है वो तो चुनता नहीं है, इंसान ही चुनते हैं, इंसानों को ही चुनते हैं। यही तो है सोर्स ऑफ ऑल पावर। पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। हम लोग रूल करते हैं, अपने लिए नीतियां बनाते हैं, सेल्फ गवर्नेंस अभी आप थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में आप इसमें फेडरेशन को पढ़ेंगे आप,
फेडरलिज्म को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डिजर्व ग्रुप एंड व्यूज। किसी भी एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डिजर्व ग्रुप्स एंड व्यूज, सभी ग्रुप्स के लिए रिस्पेक्ट होता है, सभी के लिए सभी कम्युनिटीज़ के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाए जाते हैं। सेम बात रिपीट हो रही है बार बार, आपको अंदर ही अंदर घुस जाएगी। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन अ शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज, और जब पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनती हैं तो उसमें सभी की आवाज़ होती है। ऐसा नहीं है, पावर शेयरिंग होने से एक बात होती है कि जब नीतियाँ बनती हैं तो उसमें सभी लोगों की आवाज़ होती है उन नीतियों में, मतलब वो सारे लोग मिलकर ही अपने लिए नीतियाँ बनाते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करीब 5 नंबर में आपके 10th क्लास में आएगा, और ये आता ही है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि पावर शेयरिंग के फॉर्म क्या हैं। आप इतनी देर से बता रहे हैं कि पावर शेयर करो, पावर शेयर करो, बेल्जियम ने पावर शेयर की, जिसने भी पावर शेयर की वो बहुत अच्छे देश हैं। तो ये होती कैसे पावर? कहीं रखी हुई चीज़ थोड़ी ना है कि उठा के इनको दे दी, इनको दे दी, इनको दे दी, लेकिन लगभग ऐसी ही है। पहले कुछ बना ली है पावर कि मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको भी ये अधिकार दे रहा हूँ कि ये भी ऐसा कर सकता है, और इससे भी कह रहा हूँ कि अगर तुमको अपना काम बांटना हो तो किसी और से भी कह दो, क्योंकि एक देश एक बड़ी चीज़ होती है, उसको कोई एक व्यक्ति अगर पावर ले भी ले तो चला नहीं पाएगा। और जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत निरंकुश हो गए, जैसे कहते हैं ना हिटलर हैं, वो अपने आप को हिटलर समझते हैं, वो किसी तरीके का उनको किसी को डर नहीं है, अपने लिए काम करते हैं, वो ये भी नहीं सोचते हैं कि जनता को हमारी पॉलिसी से कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या वो किससे परेशान हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ आती हैं, ठीक है। जिसका एक उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ का जो नेता है जो किम जोंग, जिसके हम बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, कभी नीति आती है, कभी अलग नीति आती है, जिससे देश परेशान होते हैं। जैसे अभी परसों ही उसकी एक पॉलिसी, वो एक लॉ लेके आया है कि जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका का कोई भी कंटेंट अगर उसके कंट्री में किसी ने शेयर किया तो उसको डेथ की सज़ा दी जाएगी, और किसी ने देखा उस कंटेंट को तो 15 साल की सज़ा हो जाएगी। तो ये तो मतलब ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ हैं ये नियम, लेकिन उनके देश में ऐसा चल रहा है। वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। चलिए देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपको 4 तरीके से पावर शेयरिंग के तरीके बताऊंगा। किसी भी देश में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर 4 तरीके से 1 2 3 4 टाइप से पावर को शेयर किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस पावर शेयर करना है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, किसी को भी दे दो, ऐसा नहीं है। एक तरीके से पावर शेयर की जाती है। जैसे कि हमारे देश में या किसी भी डेमोक्रेसी में इंडिया का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक हमारे देश का है संविधान, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 टाइप की बॉडीज के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन सी हैं? एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियल। ये पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल वे है, ये पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल वे है। मतलब इनमें तीनों के पास पावर है, लेकिन इन तीनों का ही ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, सभी के पास पावर है। इसमें क्या करते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 बॉडीज बनाई हुई हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, ये बनाती है लॉ, ये कानून बनाती है, ये नीतियाँ बनाती है। यह एग्जीक्यूटिव, ये इन नीतियों को फॉलो करती है, फॉलो करवाती है। और तीसरा है जुडिशियल, जो कि जस्टिस करती है, बताती है कि ये नीतियाँ आपने बना तो दी हैं, ये सही भी हैं या नहीं है। किसी को इन नीतियों से प्रॉब्लम है तो वो इनके पास जा सकता है और फिर ये इनसे मना कर सकते हैं। मतलब तीनों लोग एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कहीं पर बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया। तो देखते हैं क्या है। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसीज में 4 टाइप से बता सकते हैं कि 4 टाइप से आप किसी भी पावर को अपनी डेमोक्रेसी में किस तरीके से बांटते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में पावर ऑफ शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनमें किस तरीके से बढ़ता है। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में 3 टाइप्स की बॉडीज़ के बारे में बात की हुई है। पहला है
लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियल। पहला, दूसरा, तीसरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पहले पर है, ये दूसरे पे, तीसरे पर है। ये तीनों ही समान हैं, तीनों के पास ही पावर्स हैं, बराबर पावर्स हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अपना बना लेंगे और कहेंगे कि नहीं हमारी बात माननी ही पड़ेगी, ये बना लेंगे और इनको कहेंगे हमारी बात माननी पड़ेगी। तीनों के रिव्यू कर सकते हैं, तीनों आपस में मिलकर। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, कानून बनाता है हमारे लिए। एग्जीक्यूटिव उन जो लॉ बने हुए हैं, नीतियां हुई हैं, उनको लोगों से फॉलो करवाता है, उनको एग्जीक्यूट कराता है। और जुडिशरी बताती है, जस्टिस करने का काम करती है कि ये सही भी है कि नहीं है। आपने कोई नियम बनाना है और किसी व्यक्ति को लगा हमारे समुदाय के ये खिलाफ है, हमारी दिक्कत, हमको हमारे समुदाय को इससे दिक्कत हो रही है, हमारी कम्युनिटी को इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके इसमें अपील कर देगा। वो इस पर स्टे लगाएगा इस कानून पे और फिर इसका रिव्यू करेगा कि ये सच में सही है या गलत है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कानून जो वहाँ पास हो गया है इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं समाज परेशान तो नहीं हो रहा है, इसमें ह्यूमन राइट्स को दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये तीनों तरीके से ये पावर आपस में समान रूप से बटी हुई है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रहती है, ये हॉरिजॉन्टल वे में है, मतलब ऊपर से नीचे नहीं आती है, ऐसे में बटी हुई होती है, आपस में बटी हुई होती है। इसके पास भी कुछ पावर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीनों के पास समान पावर है, किसी के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं है। ईच ऑफ दिस ऑर्गन प्लेज द सेम लेवल, ये तीनों के तीनों एक सेम लेवल पर रहते हैं। एक्सरसाइज डिफरेंस पावर, और इनके पास अलग अलग प्रकार की पावर्स होती हैं। नन ऑफ देम हैज अल्टीमेट पावर दस मेंटेन बैलेंस, अल्टीमेट पावर इनमें से किसी के पास भी नहीं होती है, ना तो राष्ट्रपति के पास, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, ना ही प्रधानमंत्री के पास। अल्टीमेट पावर किसी के पास नहीं है। पावर है, आप नियम बनाओ, कानून बनाओ, आपका क्या आप कर रहे हो वो हम देख लेंगे लेकिन फिर हम चेक भी करेंगे। ईच वन ऑफ देम की वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अदर टू, ये प्रत्येक दोनों की फंक्शनिंग को देखता है। मतलब लेजिस्लेटिव चाहेगा तो इन दोनों की फंक्शनिंग कैसे होती है वो देख लेगा, एग्जीक्यूटिव चाहेगा तो इन दोनों की फंक्शनिंग कैसे हो रही है वो देख लेगा, जुडिशियल चाहेगा जिस दिन भी तो वो ये देख लेगा कि इनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, ठीक है। ये मैं बार बार गोल बना रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, केवल आप उससे जुड़े रहें, आप समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? आइए देखते हैं। हैंस इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। आपसे पूछा जाएगा चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, तो आप इसमें लिख देंगे कि ये पावर शेयरिंग का एक हॉरिजॉन्टल वे है। इसमें पावर किसी एक के पास ना होकर तीन लेवल पर बटी हुई होती है, जिसमें लेजिस्लेटिव के पास कुछ पावर होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं, कुछ जुडिशियल के पास होते हैं। पूरे पावर किसी के पास नहीं होते हैं। दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई भी एक दोनों को फंक्शनिंग को देखने का अधिकार रखती है। इतनी सी बात है। ये है पावर शेयरिंग का गवर्नमेंट के अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल, ठीक है। जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं, जिसको हम चुनकर भेजते हैं, जो हमको जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, वो अकेले तो इतने बड़े देश को नहीं चला सकती है कि एक व्यक्ति वहाँ पर बैठ जाए प्राइम मिनिस्टर बनकर और इस पूरे देश को चला ले। खासतौर पर भारत जैसे देश को, जिसमें 130 करोड़ के आसपास आबादी है, इतने सारे राज्य हैं, 32,87,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो इतने बड़े देश को गवर्न करने के लिए तो एक पावर को आपको बांटना पड़ेगा ना, और वही हमारे देश में हुआ। और किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी की ये पहचान भी होती है। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसी भी डेमोक्रेसी की आत्मा है, हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्टिकल होती है, इसमें जो पावर है वो वर्टिकल होती है। इसमें सबके पास बराबर नहीं रहती। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बराबर होती थी, इसमें बराबर नहीं होती, लेकिन वो पावर्स बांट दी जाती हैं। जैसे इनके पास ज़्यादा पावर है, इनके पास थोड़ी कम है, इनके पास थोड़ी और कम है, लेकिन अपने अपने लेवल पर सबके पास पूरी पावर्स हैं। जैसे ये मान लीजिए आप पीएम हो गए, ये सीएम हो गए, और ये आप मान सकते हो आप अपने जो विलेज में सरपंच होते हैं उनको ले सकते हो आप।
क्योंकि प्रधानमंत्री किसी गांव के अंदर हमारे देश में करीब 6 से साढ़े छः लाख गांव हैं। 6.5 लाख गांव के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना आसान बात नहीं है। इसीलिए वहाँ पे सरपंच होता है। सरपंच उनके लिए नीतियाँ बनाता है। सरकार सरपंच को फंड देती है ताकि वो अपने गाँव को अच्छा कर सकें। सरपंच अपनी परेशानियाँ और ऊपर पहुँचाता है। एक राज्य होता है, राज्य में सीएम होता है। सीएम अपने लिए फिर वहाँ पर अपनी मंत्रियों को बनाता है। मतलब चुनाव होते हैं, हम लोग बहुत सारे विधायक चुनते हैं, उन विधायक में से एक विधायक सीएम बन जाता है, जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। चीफ मतलब प्रमुख, मतलब जो उन लोगों का बड़ा नेता होगा हमारे राज्य का। फिर वो अपने कुछ मंत्री बनाता है, जिससे वो अपने राज्य में हमारे राज्य में कृषि कैसे होगी, हमारे राज्य में पशु कैसे होंगे, हमारे राज्य में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन कैसे होगा, हमारे राज्य में शिक्षा कैसे होगी, वो अपनी पावर्स उनको बांटता है। समझ रहे हैं? पीएम ने भी अपनी कैबिनेट बनाई, पीएम ने भी अपने कोई भाई पीएम रेल रेल भी देखेगा, परमाणु भी देखेगा, बिजली भी देखेगा, मानव संसाधन भी देखेगा, शिक्षा भी देखेगा, कपड़ा भी देखेगा। इतने सारे डिपार्टमेंट कैसे देख सकता है? इसीलिए पावर को शेयर किया जाता है। डेमोक्रेसी में अगर आपको किसी देश को डेमोक्रेटिक बनाना है तो उसमें आपको पावर बांटनी ही पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वे, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, इसने कुछ अपने पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिए है कि आप अपना देख लो, अपने हिसाब से चला लो अपने गांव को, आप जो हमसे मदद कहोगे वो मदद हम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कुछ करना कि उससे संविधान को हानि पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि आपको पावर दे दी तो आप अपने गांव को कुछ अलग ही तरीके से चलाएं। आपके गांव में छुआछूत की समस्या है और आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे गांव में पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास आर्टिकल्स हैं कि जिसमें हमने छुआछूत जैसे बुरे विचारों को निगलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, समझ गए? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटअप फॉर द होल नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो होल नेशन के लिए सेटअप होता है। द स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेटअप फॉर ईच प्रोविंसेस एंड स्टेट। किसी भी राज्य के लिए राज्य सरकार होती है, देश के लिए केंद्र सरकार होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड शेयर्स सम ऑफ द पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट एज इन बेल्जियम। इसका एक उदाहरण हम बेल्जियम में देख चुके हैं, क्योंकि देखने को तो हम अपने देश में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जस्ट पहले ही हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा है कि बेल्जियम में तो मतलब हमारे यहाँ तो क्या है, बेल्जियम में ऐसा उदाहरण था कि उसने पूरे ही पावर दे दिए थे स्टेट को कि आप ही चलाओ अपने स्टेट को, आप अपने तरीके से चला सकते हो। मतलब आप हमारे सबऑर्डिनेट नहीं हो। आपने पढ़ा है ना कि वहाँ पर जो बेल्जियम था, बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स था, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट है। बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड पावर एंड रिसोर्सेज टू द लोकल बॉडीज। और इन दोनों ने ही मिलके अपनी कुछ पावर्स लोकल बॉडीज को दी हैं, जिसमें हम जिला पंचायत सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं। इसमें आप पंचायती राज्य एक पढ़ेंगे, अभी कुछ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तब आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। इसको हम लोकल बॉडीज बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा हमने तरीका पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये क्या होता है भाई? अब आपको कुछ पावर्स ऐसे भी तो बांटनी पड़ेंगी कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, समाज में रहते तो सोशल ग्रुप्स ही हैं ना। उन सोशल ग्रुप्स को अगर आप पीछे छोड़ देंगे, जो बहुत दिनों से परेशान भी थे, कुछ पिछड़े थे, कुछ आदिवासी थे, कुछ अनुसूचित जनजाति के थे, जैसे हमारे देश में हम बात करें SC STs की, तो उन लोगों को शुरू से उनके अंदर अलगाव की भावना थी कि हमको समाज अपनाता नहीं है, हमारे संग बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। और SC STs जो थे पिछड़े हुए थे। ST और SC में क्या अंतर होता है? ST और SC जो थे उनमें ये अंतर आया था, इसीलिए उनके लिए सरकार ने बहुत से नियम बनाए कि जो SC थे, इनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और इनको हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ये लोग समाज में रहते थे, कम्युनिटीज में रहते थे, लेकिन समाज के लोग इनको नहीं अपना रहे थे। ये रहते उसी समाज में थे, लेकिन छुआछूत जैसी समस्या से परेशान थे, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे थे। और ST क्या थे? जो जंगलों में रहते थे,
तो वो तो उनके संग इतना समस्या छुआछूत की नहीं थी, उनके संग तो समस्या ये थी कि वो डेवलप भी नहीं हुए थे, उनको समाज की जानकारी ही नहीं थी, उनके कल्चर्स अलग थे। वो जो बड़ी एक मेजॉरिटी थी जिसमें जो समाज में रहती थी वो उससे रिलेट नहीं कर पाते थे, उनके संग रहना सहना, उनके संग उठना बैठना, उनका कल्चर क्या है उससे रिलेट नहीं कर पाते थे, उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो उनको इस धारा से जोड़ने के लिए, ये शहर से इसको जोड़ने के लिए और शहर में या गांव में इनको इज्जत दिलाने के लिए SC/ST एक्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करने का एक तरीका यह भी है कि वहां के सोशल ग्रुप्स को भी पावर दिए जाएं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज वन एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में इसी लेक्चर के प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें कम्युनिटीज के लोग अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने समाज को लेकर नियम बनाते थे और उनके पास पूरी पावर्स थी। सोशली वीकर सेक्शन ऑल्सो हैव टू हैव शेयर इन पावर। सोशली जो वीकर लोग थे उनको भी अधिकार दिया गया ताकि वो पावर में आ सके, उनको अधिकार मिला कि वो भी नीतियां बना सकें। इन इंडिया इट इज़ डन बाय वे ऑफ रिजर्वेशन, और इंडिया में ये संभव हो पाया रिजर्वेशन से। भाई उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनको कहा गया कि एक काम करते हैं कि अगर हमको इनको मुख्य धारा से जोड़ना है तो रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आई जाए। मतलब अगर चुनाव हो रहे हैं तो उस चुनाव में ऐसा ना हो कि किसी एक कम्युनिटी के लोग ही खड़े हो जाएं और उन्हीं को वोट मिल जाए, नहीं, वहाँ पर फिक्स सीट करती गई कि ये सीट SC की है, ये सीट ST की है, कि यहाँ से अगर कोई खड़ा होगा तो वो SC होगा। इससे क्या हुआ, उनको पावर मिलेगी। और अगर कोई जब सीट वहाँ पर SC और ST है और आपके मन में ये विचार है कि नहीं मैं तो किसी अपने ही जाति वाले को वोट दूंगा, तो वो जाति वाला वहाँ पे खड़ा ही नहीं हो सकता है। वहाँ पर तो सीट ही SC/ST की है ताकि वो समाज में मुख्य धारा से जुड़ सकें, वो भी अपने लिए कानून बना सकें। वो कहीं कोई ऐसा निर्णय ना ले ले वो व्यक्ति जाकर कि वो SC/ST के विरोध में हो, इसलिए उनको भी समान अधिकार दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन SC एंड ST। साथ ही तौर पे मैं एक नाम भूल गया बताने के लिए, SC/ST के साथ वुमेन्स, उनके संग भी जो इतना व्यवहार जो हुआ है गलत हुआ है, उनको समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया, वो इज्जत नहीं मिल पाई, वो दिलाने के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई कि महिलाओं की सीट भी रिजर्व कर दी गई। हो क्या रहा है, पावर शेयर हो रही है। पहले हम कहाँ हॉरिजॉन्टल वे में देख रहे थे कि हम लेजिस्लेटर, वहाँ पर पावर शेयरिंग की हमने, फिर हमने लोकल बॉडीज तक लेके आए। अब हम लोकल बॉडीज से एकदम एक समाज पर लेके आए, एक इंडिविजुअल आदमी तक लेके आए कि उसको भी उसकी पावर मिल सके। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group who otherwise would feel alienation from the government। ये पॉलिसी इसलिए कारगर रही ताकि वो व्यक्ति, वो समाज, वो कम्युनिटी जिनमें अंदर सरकार से अलगाव की भावना आ गई थी वो दूर हो सके। और जो कि अलगाव की जो भावना होती है, जो एलिमिनेशन की जो भावना आती है, वो बहुत ही आगे चल के दिक्कत करती है किसी कंट्री के लिए। वहाँ पर फिर सिविल वॉर जैसी कंडीशंस होती हैं, दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को से लड़ाई झगड़े करती है, वो फिर आगे चल के कंट्री की डिसयूनिटी के लिए, यूनिटी के लिए खतरा है और कंट्री डिवाइड हो जाती है उससे। तो पावर हमने इन लोगों में भी बांट दी है। आइए देखते हैं कि पावर हमको कहाँ और बांट सकते थे। ये लास्ट वे है हमारे पावर बांटने का। ठीक है, खूब पावर बढ़ रही है आराम से, जितने पूरे चैप्टर में उसे पावर ही बांट रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। ये तीन चीज़ें भी होती हैं जिनके पास पावर होते हैं, ताकि जो हम नीतियां बन रही हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो ये ना समझने लगे कि बस अब तो हम पावर में आ गए और बांट भी देंगे थोड़ी थोड़ी पावर, लेकिन रहेंगे तो पावर में। नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय पावर फॉर एवर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा के लिए पावर को एंजॉय नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप फिर से पावर को एंजॉय कर सकोगे, लेकिन आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी जो किसी समाज को या किसी ग्रुप को या किसी स्टेट को परेशान कर रही हो या पूरे देश को ही परेशान कर रही हैं, तो फिर आप 5 साल तो क्या, बीच में ही आपकी सरकार को गिराने की व्यवस्था भी इस संविधान द्वारा की गई है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल टू डिसाइड हु शुड बी इन पावर। किसी भी डेमोक्रेसी में लोग तय करते हैं कि पावर में कौन होगा। Such compositions ensure that power does not remain in one
हैंड, और कुछ कंपोजिशंस ऐसी बनाई गई हैं, कुछ ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पावर एक के हाथ में नहीं रहेंगे। विद द इमरजेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट मैनी पार्टीज हैव शेयर पावर एट द सेम टाइम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोलिशन गवर्नमेंट, इसका नाम आपने हिंदी में सुना होगा गठबंधन। इसमें क्या होता है कि गठबंधन की सरकार भी होती है, उसमें भी पावर बांटनी पड़ती है। ऐसा अगर आपकी सरकार को पूरी सीटें मिल जाती हैं, जो कि आधी से एक ज़्यादा होती है, लगभग 273 सीटें अगर आपको भारत के अंदर मिल जाती हैं, तो आप बहुमत की सरकार बना सकते हैं, जो कि इस समय हमारे देश में बनी हुई है। लेकिन मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हुए और आपको करीब